नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहला काम कीजिए कि फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए। जोड़िए अपने दोस्तों को जितना इस मैराथन क्लास में आप जोड़ सकते हैं। साथियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर ये हमारी पहली मैराथन क्लास है। यदि आप सबका इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, तो बहुत जल्द ही इसी तरह की क्लासेज हम स्टार्ट कर देंगे। और ये क्लास जो है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए है, यानी इसमें इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस हमने पूछे हैं। यदि सब कुछ सही रहा और इस वीडियो पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इसी तरह की एक क्लास टॉप क्वेश्चंस की जो लगभग 2 से 3 घंटे की होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिशियन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के भी एक मैराथन क्लास आपको हम देंगे और इलेक्ट्रिशियन के भी और मैराथन क्लासेस देंगे। अगर इस पर लाइक शेयर कमेंट हमारे अच्छी प्रतिक्रिया रही सबकी तो देंगे। दोस्तों, कीजिए शेयर इस क्लास को, जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को। इसमें हमें एक नया रिकॉर्ड बनाना है कि हमारे साथ एक साथ कितने लाइव स्टूडेंट्स चैनल पर आते हैं। तो कीजिए इस वीडियो को शेयर। जल्दी ही आपका टेस्ट शुरू होगा, आपको भी आंसर करने का मौका मिलेगा कि किस क्वेश्चन का क्या उत्तर है। आपको आज इस क्लास में पुराने वीके नॉलेज की झलक बिल्कुल फिर से दिखाई देगी। एक एक क्वेश्चन पर हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। जितना संभव होगा एक क्वेश्चन के सभी चारों ऑप्शन पर आपके साथ चर्चा की जाएगी। प्लीज़ इसे शेयर करें और क्वेश्चन पसंद आए इस क्लास के तरीके से अगर आप सहमत हैं तो लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें। और प्लीज़ फाइनल जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, ताकि जल्दी ही हम इस तरह की एक और क्लास आपको देवें। दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है। क्वालिटी सेट कर लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो, लेकिन नो डाउट आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि पिंसर का क्या उपयोग होता है। पिंसर आप सब ने देखी होगी, क्या नहीं देखी तो एक बार डायग्राम बना दूं मैं आपको। इस तरह से होता है भाई, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये और ये यहाँ से पतला नुकीला कोई भी कील इस तरह की चीज़ें होती है ना, इनको पकड़ने के काम आता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आजकल हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या करोगे इस क्वेश्चन का आंसर? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, और सी उत्तर यहाँ पर हमारा सही रहेगा। लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना, सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आजकल सब एग्ज़ाम में पूछा जाने लग गया है। दोस्तों, अगला सवाल यानी सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है, इंग्लिश में पूरा है। व्हाट इज स्मूथरिंग इन फायर एक्सटिंग्विशंस? आग बुझाने की स्मूथरिंग प्रक्रिया क्या है? स्मूथरी को हिंदी में चिक्करण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? चिक्करण। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं आपको आग बुझाने की 3 विधियाँ और तीनों के बारे में बताता हूँ। हालांकि डिटेल से मैंने तीनों क्लास आपको दी हुई है, एक बार पहले भी मैंने बताया था। देखो दोस्तों, आग बुझाने की 3 प्रक्रिया होती है। इसमें नंबर 1 है स्मूथरिंग। और स्मूथरिंग जो होती है, ये होती है कि उस आग वाली जगह से ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना। यानी जब ऑक्सीजन की सप्लाई हम रोक देते हैं तो उसे स्मूथरिंग कहा जाता है। अब आ जाइए दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करें, जैसे सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस विधि को बोलते हैं कूलिंग मेथड। क्या बोलते हैं? कूलिंग विधि। यानी जल का उपयोग करके तापमान कम करने से आग बुझाने वाली विधि को कूलिंग कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसके बी ऑप्शन पर बात करते हैं कि अग्नि वाले स्थान से ईंधन को हटा देना,
तो दोस्तों इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टारविंग। क्या बोलते हैं? स्टारविंग। हिंदी में बोलते हैं भूख से मर जाना। तो देखो ईंधन नहीं मिलेगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। भाई मान लो लकड़ियों का ढेर है, उसमें से अगर हम लकड़ी दूर कर देंगे आधी, तो जितनी है वो जलेगी और बुझ जाएगी। वैसे देखो आग बुझाने के 3 तरीके होते हैं हमारे सामने। कौन कौन से 3 तरीके हम भी अच्छी तरह जानते हैं। तो पहला यही था कि ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी जाए, दूसरा है जल का उपयोग करके तापमान को कम कर दिया जाए, और तीसरा होता है ईंधन को वहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। ईंधन हटाने की प्रक्रिया को स्टार्विंग, जल का उपयोग करने की विधि को कूलिंग, और ऑक्सीजन को सप्लाई काटने की विधि को स्मूथरिंग बोलते हैं। बताइए माय डियर, क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़ अगर आप सहमत है तो, क्योंकि इस मैराथन क्लास में आपका पूरा सपोर्ट हमें चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको भी ऑप्शन है सामने, उत्तर करने का मौका मिल रहा है। कमेंट ज़रूर करते जाइए, पता लगे आपके कितने सही हुए। नोट करते जाना कितने गलत हुए। फर्मर चीजल का उपयोग क्या होता है? देखो जनरली हम 3 तरह की चीजल देखते हैं, कोल्ड चीजल, फर्मर चीजल और मोर्टाइज चीजल। चीजल को हिंदी में छेनी बोलते हैं। जो हमारे जनरल कटिंग जितनी भी करते हैं ना, हम सामान्य कटिंग जितनी भी होती है वो फर्मर चीजल से ही की जाती है। बी ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। जनरल चिजलिंग वर्क, सामान्य छेनी का कार्य जितना भी होता है हम इसी से करेंगे। ठीक है, लकड़ी का जो होता है उसमें आयताकार छेद अगर बनाना हो, जैसा आपके सामने सी दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं मोर्टाज चीजल। मोर्टाज चीजल का हम इसके लिए उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बी ऑप्शन के साथ जाना है, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर बी सही है। जिनका भी बी उत्तर आ रहा है उनका सही है, टिक कर लीजिए अपने क्वेश्चन पर कि आपका ये भी सही हो गया। कितने गलत हो रहे हैं उनको याद ज़रूर रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये तो बहुत ही साधारण सा है। यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हिंदी में इसको कुचालक प्रतिरोध, दूसरी भाषा में इसको रोधन प्रतिरोध भी बोला जाता है। तो हम सभी जानते होंगे इसकी इकाई कितनी होती है, इकाई क्या होती है? मेगा ओम। किससे मापा जाता है ये? मेगर से। मेगर में हमेशा कौन सी सप्लाई होती है? डीसी सप्लाई। यानी इससे एक क्वेश्चन हमें ये भी देखने को मिल गया कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। मेगर का दूसरा नाम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर भी होता है, शॉर्ट में इंसुलेशन टेस्टर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ना। और भी कई सारी बातें हैं, अगर मेगर के बारे में आप याद रखना चाहो तो ध्यान रखना, मेगर में कोई कंट्रोलिंग स्प्रिंग नहीं होती है। ठीक है ना, कंट्रोल स्प्रिंग की संख्या 0 होती है। इसका पैमाना अनंत से शून्य के बीच होता है, और मेगर का पैमाना अरैखिक पैमाना होता है। बताओ, अब मेगर के बारे में क्वेश्चन आए तो कर दोगे ना? अच्छा, मेगर की वैल्यू कितनी होती है ये भी ध्यान रखना। तो जनरली 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। किस किस में? वाइंडिंग में, वायरिंग में, और किसी मशीन की बॉडी या मेटालिक पार्ट के मामले में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम से अधिक। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर आप भी कीजिए और मैं आपको इसका पहले जो नहीं दिया हुआ ऑप्शन वो भी बताऊंगा। एल्यूमिनियम चालकों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं? दोस्तों, एल्यूमिनियम एक ऐसा स्पेशल कंडक्टर है जिसकी सोल्डरिंग के लिए अलग ही तो फ्लक्स काम में लेना है और अलग ही सोल्डर काम में लेना है। बात समझ में आई क्या? बताइए फिर कौन कौन से है इसके लिए सोल्डर। तो देखो, इसके लिए जो एक सोल्डर होता है ना, जो वो तो है एल का पी। ठीक है, और एल का पी नहीं हो तो जो दूसरा ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना, यहाँ उत्तर होगा बी, केर अल लाइट। इसी तरह से इसके लिए जो फ्लक्स में आता है उनमें एक आता है आयर 7। ठीक है ना, कौन सा आता है? आयर 7। ये इनके लिए फ्लक्स और सोल्डर में होते हैं, यानी एल का पी, केर अल लाइट, आयर 7, और एक इसका विशेष नाम और है
जो मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम पर, मैं आपको ज़रूर उसको भी बताऊंगा। यानी फ्लक्स के भी दो नाम है और शोल्डर के भी दो नाम है। खैर अभी बी ऑप्शन के साथ हमें जाना है, केर अल लाइट आएगा इसका उत्तर। ये देखो नया क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ रखा था कि शोल्डर एल्यूमिनियम का कुछ भी फ्लक्स आएगा तो बता देंगे, क्योंकि जनरली हमने एल का पी और आयर 7 दो ही नाम याद रख रखे थे शोल्डर और फ्लक्स के बारे में, जबकि इसका केयर अल लाइट होता है और एक और होता है। एप में अभी मैंने क्लास दी थी शोल्डरिंग वाली, तो मैंने उसमें करवाया था। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है ये तो आप सभी अच्छे से कर ही देंगे। क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को कोरोजन से बचाता है। देखो धात्विक शीथ, मेटालिक शीथ किसका होता है, लेड का। एक केबल के अगर पार्ट्स के बारे में हम चलें तो कहाँ से शुरुआत होती है भाई, सबसे पहले कोर, इसके ऊपर इंसुलेशन, इसके ऊपर मेटालिक कवच है ना, मेटालिक शीथ, इसके ऊपर बेडिंग, बेडिंग के ऊपर आर्मर्ड, आर्मर्ड के ऊपर सर्विंग। ये होते हैं जनरली 6 पार्ट। ठीक है, तो मेटालिक कवच जो होता है ना, धात्विक कवच, ये शीशे या शीशे की मिश्र धातु का होता है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए बेडिंग लगाई जाती है, क्योंकि शीशा दोस्तों नर्म धातु होता है। और आर्मर्ड जो होती है ना, वो जीआई का होता है। अब अगर मेटालिक शीथ के ठीक ऊपर आर्मरिंग कर देंगे ना, तो वो आर्मर्ड हार्ड तार होती है ना, वो शीशे में बैठ जाएगी और शीशा तो डैमेज हो गया। क्योंकि हमने मेटालिक शीथ क्यों लगाया है, मेटालिक शीथ का पर्पज होता है कोर को नमी से बचाना। जब वो मेटल ख़त्म ही हो गया, शीशा टूट ही गया, तो फिर वो कोर को नमी से कैसे प्रोटेक्शन देगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात दोबारा। लेड शीथ मॉइस्चर से प्रोटेक्शन देता है, बेडिंग इस लेड शीथ को प्रोटेक्शन देता है। आर्मर्ड जो जीआई का बना होता है, केबल को मैकेनिकल इंजरी के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है, यांत्रिक जो चोट होती है उसके अगेंस्ट। और सर्विंग जो होती है वो सबसे ऊपर का पार्ट होता है। बताइए दोस्तों, यहाँ तक सवाल समझ में आया क्या। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र, कंजस्टेड एरिया जो होते हैं ना, वहाँ पर इनमें से कौन सी विधि को आप काम में लोगे। देखो एयर में अगर आप रेक लगाओगे ना, तो एरिया तो कंजस्टेड है, जगह है ही नहीं ना। ये इस तरह की चीज़ें पावर प्लांट में खूब होती है। अपने पावर प्लांट में यही विधि काम में ली गई है। केबल ट्रेंच बोलते हैं हम तो उसको, रेक नहीं बोलते खैर, लेकिन ट्रेंच और रेक एक ही बात होती है। डक्ट पाइप वाला सबसे सूटेबल एरिया है, ज़मीन में पाइप लगा दो और पाइप के थ्रू केबल डाल दो, क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, जगह तो आपके पास है नहीं भाई। भवन के साथ लगाना, ज़मीन में सीधे डाल नहीं सकते, रेक डालने की जगह नहीं है, एरिया तो कंजस्टेड है, जगह कम है। तो डक्ट पाइप वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बी ऑप्शन के साथ हम सबको जाना है। बताओ दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई क्या, किसी को कोई समस्या है क्या। अगला क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। खैर ये तो हमने कर ही लिया, अभी पहले यही तो आया था, है ना, एक तरह से समझ लो रिपीट हो गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मैं, किसी भी एग्ज़ाम में अंडरग्राउंड केबल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अंडरग्राउंड केबल के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पढ़ कर जाना आप, चाहे उनकी वोल्टेज रेटिंग का आ जाए, चाहे उनकी इस पार्ट से रिलेटेड आ जाए, एक क्वेश्चन तो आता है। चलो बताओ इसमें क्या आएगा फिर, क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा ना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, प्रोटेक्ट द मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। मैं सारे बताता हूँ, ध्यान से सुनो। केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ये काम होता है आर्मर्ड का। ठीक है, केबल को नमी से बचाना, ये काम होता है मेटालिक शीथ का। ठीक है, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, ये काम होता है सर्विंग का, जो सबसे ऊपर लगता है ना। और मेटालिक कवच को बचाने के लिए तो ये है हमारा बेडिंग। बताइए दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आई क्या। चारों ऑप्शन बता दिए हैं मैंने आपको।
क्योंकि याद रखना पेपर में कोई ज़रूरी नहीं ना बेडिंग का ही पूछे, आपसे आर्मर्ड का भी पूछा जा सकता है। आइए अगला सवाल, अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट लोकेट करने के लिए किस प्रकार का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, यानी दोष का पता करना है हमें अंडरग्राउंड केबल में, तो किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं तो सभी जानते हैं। केबल में तो सबको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल ही है ये, तो ए उत्तर आएगा ना। लेकिन मुझे नाम बताओ कौन से लूप टेस्ट होते हैं। दो तरह के लूप टेस्ट होते हैं केबल में। एक केबल में अंडरग्राउंड केबल जो होती है उसमें शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ग्राउंड टेस्ट, ये तीनों करने के लिए लूप टेस्ट किए जाते हैं। उन दोनों लूप टेस्ट का मुझे नाम बता दो, याद है क्या? चलो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, तब तक आप भी कमेंट में लिखो। ये लो, स्क्रीन से देखो और मिलान करो। कौन कौन सा? मुर्रे लूप टेस्ट, वार्ले लूप टेस्ट। बताओ भाई, याद रह जाएंगे ना? अच्छी लगे क्लास तो इसको लाइक ज़रूर करना प्लीज़, और मैक्सिमम लाइक्स अगर मिलेंगे तो हमें बहुत संतोष होगा, और जल्दी ही आपके लिए एक नई क्लास, मैराथन क्लास का प्रोविज़न करवा देंगे। देखिए अगला सवाल, अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल चालक का आकार फेज चालक के आकार में कैसा होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल इस तरह के सवाल आने लग गए, हालांकि ये मैंने पहले आपको करवा रखा है कई बार। कैसा होता है हम सभी जानते हैं, है ना। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि अगर बराबर, कम, अधिक ऐसा ऑप्शन देवे तब तो याद रखना है कि फेज चालक से छोटा होता है या फेज चालक से कम होता है। लेकिन जब आधा, चौथाई, 1/3 इस तरह के ऑप्शन दे दे तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। ठीक है, फेज चालक के आधे के बराबर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, और उम्मीद करता हूँ ये तो आपका भी सही हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार पहले ऐसा आपको करवाया है। आइए दोस्तों, सबसे सरल सवाल है, और अगर ये गलत हो गया तो सोच लेना भाई। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को समस्या है क्या? यानी यूं कह रहा है कि जो ईएमएफ आपने दिया है वो इक्वल टू IR है। किसने कहा था ये? यस, इसको हम शॉर्ट में KVL बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज नियम। किरचॉफ वोल्टेज नियम किसको बोलते हैं? किरचॉफ के दूसरे नियम को बोलते हैं, याद रह जाएगा। इसी तरह से KCL क्या कहता है? किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है कि जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, या फिर वो यूं कहता है कि जंक्शन पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट कि KCL और KVL किस किस पर आधारित है। KCL किस पर आधारित है, KVL किस पर आधारित है, जानते होंगे ना। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन पर। और KCL यानी किरचॉफ का धारा नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इनको भी याद रखना, दोनों अच्छे हैं। आ सकता है पेपर में क्वेश्चन KVL KCL के बारे में ज़रूर आएगा, किसी भी एग्ज़ाम में हो। चलिए दोस्तों, अगला एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आपके सामने, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा कम समझा रहा होगा। ये P भुजा है, ये Q भुजा है, ये S भुजा है, और ये R भुजा है। ठीक है, P का मान 400 ओम है, Q का मान 200 ओम है, S का मान 12 है, R का मान बताइए कितना आएगा। देखो दोस्तों, दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया था कि या तो आप ऐसे भाग दे दो, यानी P/Q कर दो, तो फिर S/R करना, या फिर दूसरा तरीका ये है कि P/S कर दो तो फिर Q/R करना होगा। बताओ बात समझ में आई क्या? तो
तो ये तरीका सही रहेगा, P/Q/S/R वाला। कर दो कैलकुलेशन। P है 400, Q है 200, बराबर S का मान है 12, R का मान ज्ञात करना है। तिरछा गुना करना, कैलकुलेशन करके मिलान करना। आप सभी का उत्तर B 6 ओम आना चाहिए। इतना ही आ रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा लाइनमैन का पेपर होना है तो उसकी दृष्टि से तो और भी इम्पोर्टेंट है। पंजाब लाइनमैन का पेपर भी है, वहाँ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक शाखा ओपन होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा? वेरी इजी क्वेश्चन। हम सब जानते हैं कि अगर पैरेलल में एक सर्किट ओपन होगा तो क्या होगा? केवल वही सर्किट बंद होगा, है कि नहीं? तो उस शाखा में कोई धारा नहीं बहेगी, यानी वो ब्रांच जो है वो अपनी बंद हो जाएगी और बाकी सब एज इट इज़ वर्क करते रहेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो यही सीरीज़ के लिए क्वेश्चन होता आपके सामने, फिर क्या करते? सेम यही क्वेश्चन होता कि एक शाखा खुली होने पर सीरीज परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब कौन सा उत्तर करते? यस, बिल्कुल सही कमेंट आ रहे हैं। उस समय हम बी ऑप्शन करते, पूरा परिपथ काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज में अगर एक ओपन हो गया तो फिर कोई भी काम नहीं कर सकता। तो याद रखना, बी ऑप्शन सीरीज के लिए है, सी ऑप्शन पैरेलल के लिए है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल पूछा है कि एनटीसी कौन सा है। देखो भाई, जनरली हमारे पास प्रतिरोधक होते हैं दो तरह के, एनटीसी और पीटीसी। इसके अलावा दो और होते हैं जिनको वीडीआर और एलडीआर कहते हैं। वीडीआर होते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, एलडीआर होते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो इनको तो आप छोड़ ही दीजिए, आप आ जाइए एनटीसी और पीटीसी पर। देखो, पीटीसी में आते हैं मेटल्स, यानी धातुएं आती है, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकिल, जो भी हो। और एनटीसी में आते हैं तीन। कौन कौन से दोस्तों? एक आता है सेमीकंडक्टर, एक आता है इंसुलेटर और एक आता है इलेक्ट्रोलाइट। तो अब यहाँ पर एनटीसी पूछा है और अचालक कौन है? अभ्रक। ये उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आया है। कमेंट जिनका भी आ रहा है कोई समस्या नहीं है, अभ्रक इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी दोनों तीनों जो है वो पीटीसी है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल। हाँ दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में कलर कोड वाला क्वेश्चन तो आ ही सकता है। प्रतिरोधक पर रंगों का क्रम दिया हुआ है। सबसे पहला है रेड, उसके बाद है ग्रीन, फिर तीसरी पट्टी है ऑरेंज और चौथी पट्टी है गोल्डन। देखो, आजकल ऑप्शन आने लग गए ना, इसलिए एक तो फ़ायदा हो जाता है कि ऑप्शन देख के उत्तर कर दो। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ, पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही आपको उत्तर बता रहा है कहाँ से सही होगा। देखो मैं बताऊँ, सबसे पहले ये देख लो, गोल्डन है ना, गोल्डन की टॉलरेंस होती है ±5%। कितनी होती है? 5%। अब टॉलरेंस देखो 5%, या तो सी है या डी है। अब इधर से आओ, पहले रेड जो होता है ना, इसका अंक होता है 2। तो देखो, डी तो 2 से शुरुआत हो ही नहीं रही, सी की ही शुरुआत 2 से हो रही है ना। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? सी आएगा। कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई झंझट नहीं है, उत्तर हो गया। फिर भी पूरा बताता हूँ, सुनो। रेड का होता है 2, ग्रीन का होता है 5, 25 हो गया। ऑरेंज का होता है 10⁻3, तो 25 किलो ओम ±5%। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो सी ऑप्शन आएगा आप सभी का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपथित कर दिया जाए? सर्किट देख रहे हो ना, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है। R1 R2 R3 ये तीन रेजिस्टेंस अच्छे खासे लगे हुए समांतर में, लेकिन यहाँ से चौथे को शॉर्ट कर दिया हमने, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये रहे आपके सामने चारों ऑप्शन, बताओ भाई। परिपथ का प्रतिरोध 0 ही हो जाएगा, सभी शाखाओं में एक समान धारा चलती रहेगी,
प्रत्येक शाखा में सप्लाई के बराबर वोल्टेज रहेगा और कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा के बराबर होगी। क्या उत्तर करोगे पता है? देखो समांतर में कुल प्रतिरोध होता है ना, न्यूनतम प्रतिरोध से भी न्यूनतम होता है। और ये चौथी शाखा देखो शॉर्ट सर्किट हो गई, इसका रेजिस्टेंस 0 है, इसका मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध 0 हो जाएगा, सारा सर्किट शॉर्ट हो गया। अगर यहाँ फ्यूज लगा हुआ है तब तो वो उड़ जाएगा, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर शाखा में लगा हुआ है तो वो उड़ जाएगा, बाकी तीनों फिर सही रहेंगे। लेकिन अगर अलग अलग शाखाओं में फ्यूज नहीं है तो फिर सप्लाई का जो मेन फ्यूज है वो उड़ जाएगा। खैर अभी आपका यहाँ पर ए उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत कुछ आपको सिखाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज परिपथ में खुले प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा। यानी सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए थे, कितने लगे हुए थे नहीं पता, और उनमें से कोई भी एक अगर खुल गया तो क्या होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। थोड़ा ऑप्शन बड़े करके दिखा देता हूँ अब मैं आपको। क्या करोगे, क्या क्या करें मैं पढ़ कर बताता हूँ। खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी नो इफेक्ट इन ओपन रेजिस्टेंस। खुले प्रतिरोध में पूर्ण धारा बहेगी। खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाई देगा। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज दिखाई नहीं देगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में कई बार, लेकिन ऐसा नहीं आया, डायग्राम देख करके दिया और सवाल पूछा कि ओपन प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज कितनी है। दोस्तों इसका सी उत्तर सही आएगा, वेरी गुड। बहुत स्टूडेंट है जिनके सी उत्तर आया था। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाई देगा। याद रखना, मैंने कई बार आपको बताया, एक बार छोटा सा डायग्राम बनाकर और बता दूं। मान लीजिए ये R2 ओपन हो जाता है, ये इस तरह से 3 रेजिस्टेंस है मान लीजिए, ठीक है ना। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर यहाँ पर 60 वोल्ट सप्लाई है ना, तो R1 और R3 पर तो वोल्टेज का मान होगा 0 जबकि इस R2 पर वोल्टेज का मान होगा पूरा 60 वोल्ट। क्योंकि हम सभी जानते हैं R2 जब ओपन हो गया तो सर्किट में धारा 0 हो गई, कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप तो कहीं भी नहीं हो रही है ना। जब वोल्टेज ड्रॉप कहीं भी नहीं हो रही है तो फिर इस ओपन सर्किट के बराबर आकर वोल्टेज रुक गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी उत्तर जिनका भी आया है वेरी गुड, बहुत बधाइयाँ। अगला क्वेश्चन, कौन सी राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। दोस्तों ऊष्मा के बारे में जूल ने एक फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला है I²RT। ऊष्मा को कौन कौन प्रभावित करेगा? धारा का वर्ग, प्रतिरोध और प्रवाहित धारा का समय। अब यहाँ देखो ऑप्शन तो कई सारे हैं। स्क्वायर ऑफ द करंट भी है, देखो करंट थ्रो इट। जब स्क्वायर ऑफ द करंट और ऐसा ऑप्शन नहीं हो ना तो फिर डी ऑप्शन भी सही है, याद रखना। अभी तो खैर हमें बी ही करना है, धारा का वर्ग करेंगे, स्क्वायर ऑफ द करंट ही करेंगे। लेकिन जब इस तरह का ऑप्शन नहीं हो तो फिर प्रतिरोधक में से प्रवाहित धारा उत्तर भी सही होता है कई बार, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम सबका यहाँ पर बी उत्तर रहेगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और सवाल है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को निम्न में से कौन सा प्रभावित करता है। यानी कितने ओम का परिवर्तन डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन हुआ। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में परिवर्तन होने पर किसी भी धातु, चालक, अचालक, अर्धचालक कोई भी हो, उसके रेजिस्टेंस के मान में होने वाले परिवर्तन को ताप गुणांक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल सकते हो या कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर भी बोल सकते हो। डी उत्तर यहाँ पर अपना सही रहेगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जिनका भी कमेंट आ रहा है डी उत्तर बिल्कुल सही होगा। पीटीसी एनटीसी यहीं से निर्धारित किया जाता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि होने से प्रतिरोध के मान में कमी होती है तो एनटीसी, और वृद्धि के साथ अगर प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होती है तो उसे पीटीसी कहा जाता है।
दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए यार। इस वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही हम आगे फर्दर इसी तरह के मैराथन आपके लिए और लेकर आएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बैटरी की पोलैरिटी जांच करने के लिए किस प्रकार का मीटर उपयोग करना है। दोस्तों बैटरी की पोलैरिटी का मतलब है कि प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मान लीजिए कि ये आपको एक बैटरी दिखाई दे रही है और इसके बाहर जो 2 टर्मिनल निकले हुए हैं जिस पर प्लस और माइनस इंडिकेट नहीं किया हुआ, उसकी मोटाई चौड़ाई से भी आप पहचान नहीं कर पा रहे हो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो आप किस मीटर का चूज करें कि आप पोलैरिटी का पता कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये सुनो, ना तो वाट मीटर काम करेगा ना ही एमीटर काम करेगा, ये तो कन्फर्म हो गया। क्योंकि हम उस बैटरी की वोल्टेज का मेजरमेंट लेकर के क्या कर सकते हैं, पोलैरिटी का पता कर सकते हैं। अब देखो मूविंग आयरन वोल्टमीटर की एक खास बात ये होती है कि ये AC DC पर समान रूप से लागू होता है और इसके दोनों टर्मिनल वोल्टमीटर के आप प्लस माइनस या माइनस प्लस कैसे ही कनेक्ट कर दो, इसको रीडिंग देनी ही होती है। इसमें ध्रुवता का कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन माय डियर हम सभी जानते हैं कि जो PMMC मीटर होता है ना, मूविंग कॉइल मीटर, वो पोलैरिटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर गलत ध्रुवता के साथ जुड़ता है तो वो कोई विक्षेप नहीं देगा। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन मीटर। मीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा, उसका पैमाना सुई पॉइंटर 0 से हिलेगा ही नहीं। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही रहेगा, मूविंग कॉइल मीटर। जब मीटर का प्लस बैटरी के प्लस से और मीटर का माइनस बैटरी के माइनस से जुड़ेगा तो वो मीटर हमें रीडिंग देगा। बी उत्तर करेंगे, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर आएगा। और आप में से जिनका भी आया वेरी गुड, बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी का मान क्या होगा जो 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम की आवश्यकता रखता हो। देखो भाई, धारिता ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, C बराबर Q/V। दोस्तों ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में इसमें से एक सवाल हर बार आ जाता है। फिर भी आप तो तीनों याद रखना, Q बराबर CV होता है और V बराबर Q/C होता है। ठीक है, ये भी आ सकते हैं, इसलिए आप तो दोनों तीनों फॉर्मूले याद रखें। अब देखो हमें क्या करना है, C बराबर Q/V वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आवेश दिया हुआ है 0.5, वोल्टेज दिया हुआ है 35। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना। आई थिंक आपके इसका आंसर ए आना चाहिए, 0.014 फैराड इसका उत्तर आएगा। कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना और कमेंट जिनके भी आ रहे हैं बिल्कुल ए उत्तर फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, एग्ज़ाम में आते ज़रूर है इस तरह के क्वेश्चन, है ना। चलिए, मुझे लगता है आज इस वीडियो के सारे क्वेश्चन टॉप हैं, लास्ट तक देखना और फिर जब क्लास कंप्लीट हो जाए ना तो बताना। ये जो अभी कमेंट चल रहे हैं ये तो लाइव सेशन में चले जाते हैं, फिर हमें बाद में समझ नहीं आते, इसलिए क्लास कंप्लीट होने के बाद फाइनल कमेंट करना। एक तो आपका स्कोर, एक आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। नई क्लास इसी तरह से रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको जल्दी दे देंगे। सवाल इसका कर दीजिए कमेंट, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे मत बोलना गुरुजी ये तो बहुत इजी आपने डाल दिया। देखो पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको सभी क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो ओम मीटर में इसकी यूनिट होती है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, प्रतिरोधकता के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती और क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यहाँ से जब आप निकालते हैं तो जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकलता है इसके लिए क्या बनेगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लंबाई। ठीक है, तो ये देखो एरिया जो है ना ये वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो लंबाई जो है वो मीटर या सेंटीमीटर में होगी, एक इससे कट जाएगा तो ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। कुछ जगह इसका ओम सेंटीमीटर भी दे देता है, लेकिन अभी देखो सी उत्तर है तो सी ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें जिनका भी सी आया बिल्कुल सही है। हाँ भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। भाई मैं आपसे कई सारे सवाल पूछने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना। पहले तो इसी का जवाब दे दो, लेकिन आप खुले परिपथ में धारा का मान भी लिखो,
आप शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध, आप शॉर्ट सर्किट में करंट का मान भी लिखो। चारों का याद रखना दोस्तों, पेपर में आते हैं क्वेश्चन, हमने देखा है कई बार क्वेश्चन आते हुए। देखो ओपन सर्किट है तो इसका रेजिस्टेंस तो अनंत होता है, डी आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता लेकिन प्रतिरोध की जगह आपसे करंट के बारे में पूछा होता तो फिर ए ऑप्शन हो जाता, 0 कर देते। ओपन सर्किट में कोई धारा प्रवाह नहीं होता। ओपन सर्किट में अगर वोल्टेज का मान पूछ लेता आपसे, है ना, तो फिर ध्यान रखना ओपन सर्किट में वोल्टेज को बताया जाता है कि मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, या फिर अभी ऊपर हम सवाल देख कर आए इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज भी आप कर सकते हो। परिपथ में सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, वो ऑप्शन भी आप कर सकते हो। ओपन सर्किट के बारे में ये 3-4 क्वेश्चन आप थोड़े से ध्यान में रखना, ठीक है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है पेपरों में ये भी, और उम्मीद है कि आपको इसका आंसर भी आसानी से पता भी होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलरिटी के बारे में पूछ रहा है, यानी कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा और कौन सा साउथ पोल बनेगा, इस बारे में हमसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोलरिटी जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंडेंट होती है, धारा की दिशा पर निर्भर करती है, हमेशा ध्यान रखना। इसी तरह से अगर चुंबक निर्माण के बाद विद्युत चुंबक की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, चुंबकीय शक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो वो धारा के मान पर निर्भर करती है। कंस्ट्रक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं भाई, कॉइल बनकर तैयार हो गई तो उसके बाद वो जो है वो केवल करंट पे डिपेंडेंट रह जाती है। धारा 2 एम्पीयर दोगे तो कम मैग्नेट बनेगा, अगर पूरी करंट रेटेड करंट दोगे तो मजबूत चुंबक बनेगा। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है, डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा, धारा की दिशा। बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आया है। अगला दोस्तों एक छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, और मुझे विश्वास है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको आराम से कर पाएंगे। माय डियर, सवाल पूछा है कि 24 ओम रेजिस्टेंस वाली कॉइल है, इसके पावर फैक्टर की गणना कीजिए। 5 एम्पियर की करंट लेती है, 240 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई हो। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको तरीका, आप कैलकुलेशन करते जाना। देखो हमें पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए चाहिए R/Z, राइट। देखो रेजिस्टेंस का मान तो दिया हुआ है लेकिन Z का मान नहीं दिया हुआ भाई। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ऐसे सर्किट में क्या होता है कि जो करंट होती है ना, वो परिपथ की कुल प्रतिबाधा के कारण फ्लो होने वाली करंट होती है, ना कि अकेले रेजिस्टेंस के कारण। यानी अगर हम यहाँ पर V/I करते हैं तो वो परिपथ का इम्पिडेंस ही आएगा, Z कहलाएगा। उसमें R और XL दोनों मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप Z निकालो, परिपथ की वोल्टेज है 240 वोल्ट, परिपथ की करंट है 5 एम्पियर। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आएगा 48 ओम। अब देखो भाई बहुत साधारण सा हो गया ना क्वेश्चन। तो 24 ओम रेजिस्टेंस है, 48 ओम इम्पिडेंस है, 1/2 बन गया। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो परिपथ का पावर फैक्टर कितना है, 0.5 है। अब देखो अगर 0.5 के 2 ऑप्शन होते, बताओ कौन सा करते। 0.5 लैगिंग भी है और 0.5 लीडिंग भी है, फिर कौन सा करते भाई। हाँ देखो सीधी सी बात है, कॉइल है ना, तो कॉइल में लैगिंग ही होता है। क्यों होता है आपको कई सारी चीज़ें बता दूं, एक बार दोबारा सुन लो। कॉइल में जो करंट होती है वो वोल्टेज से लैग करती है। अगर शुद्ध इंडक्टिव है तो 90 डिग्री लैग करेगी, अदरवाइज 0 से 90 के बीच बीच में होगा। 0 नहीं होगा और 90 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 होने से पावर फैक्टर इकाई और 90 होने से पावर फैक्टर 0 हो जाता है। तो पावर फैक्टर इसका 0 से 1 के बीच बीच में आएगा, जितना भी आता है। सी उत्तर कर देंगे हम, यहाँ पर 0.5 आएगा। और याद रखना दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगला सवाल यही आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको एक विद्युत चुंबक की पुलिंग स्ट्रेंथ यानी आकर्षण शक्ति बढ़ानी है। आप इसके लिए क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है। इसने ये तो कहा नहीं कि निर्माण के बाद या निर्माण के पहले। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है टर्न की संख्या बढ़ा दो, दूसरा होता है धारा का मान बढ़ा दो,
तीसरा होता है कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दो। उसके बाद में जैसे आता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कर सकते हो, क्योंकि देखो बी में कह रहे धारा कम कर देंगे, कम नहीं कर सकते, टर्न की संख्या कम कर दो, बी एच कर्व को बढ़ाएं, बी एच कर्व को बढ़ाने से पदार्थ में एक तरह से परमानेंट मैग्नेट वाली शक्ति बढ़ती है, स्ट्रेसिस लॉस बढ़ता है। ए उत्तर यहाँ पर सही रहेगा, इंक्रीज फील्ड इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आप बढ़ा दीजिए, उसकी आकर्षण शक्ति भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ए कमेंट जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल सबका सही उत्तर आ रहा है और काफ़ी अच्छी तैयारी है भाई आप सभी की। तो चलिए 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों है। ये पराचुंबकीय नहीं पूछ रहा है भाई, डायामैग्नेट पूछ रहा है। हिंदी बोलें तो प्रतिचुंबक पूछ रहा है। तो डायामैग्नेट कौन होगा, यहाँ तो सामने ही पड़ा है आपके, लकड़ी, निकिल, प्लेटिनम, मैग्नीज। कौन सा करोगे? नो डाउट लकड़ी आएगा। और कौन कौन से आते हैं डायामैग्नेट के? कोई 2-4 एग्जाम्पल और लिखना भाई फटाफट से, तब तक मैं आपको दूसरे बता देता हूँ। निकिल आएगा फेरो में, प्लेटिनम और मैग्नीज और सोडियम ये आते हैं पैरामैग्नेट में यानी अनुचुंबक में। डायामैग्नेट के फटाफट से 2-3 एग्जाम्पल और बता दो। हाँ वेरी गुड, कांच, सल्फर, बिस्मथ, एंटीमनी, जस्ता, हीरा। ठीक है, वेरी गुड। ए ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए सही रहेगा। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? देखो पहले तो वो बता दूं जो ऑप्शन में नहीं है। तो एक इकाई होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर, वेबर प्रति स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं कुछ स्टूडेंट इसको, कोई बात नहीं। वेबर प्रति वर्ग मीटर के अलावा दूसरी जो इकाई होती है वो होती है इसकी टेस्ला, और टेस्ला और वेबर प्रति वर्ग मीटर बराबर होते हैं, यानी एक टेस्ला और एक वेबर प्रति वर्ग मीटर एक ही बात है। फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है, और वेबर नहीं हो तो दूसरी इकाई क्या होती है? मैक्सवेल। और मैक्सवेल और वेबर बराबर नहीं होते, ध्यान रखना है ना, ठीक है। और एम्पियर टर्न किसकी इकाई है? एमएमएफ की, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की। दोस्तों चुंबक वाली इकाइयों से एक सवाल जरूर आपसे पूछा जा सकता है, सो आप इकाइयों वाले चैप्टर को अच्छे से कवर अप करें। अगला सवाल दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपरों में आ सकता है, इसके बारे में भी कई सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रह जाता है, इसे कौन परिभाषित करता है? दोस्तों हम इसे BH कर्व बोलते हैं। H यहाँ होता है, B यहाँ होता है। जितना पदार्थ को चुंबकित करते हैं चुंबकित हो जाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद चुंबकित होना बंद हो जाता है। फिर हम जैसे जैसे उसको विचुंबकित करते हैं तो जब आरोपित चुंबकीय बल 0 आता है तो पदार्थ पीछे रह जाता है और वो 0 नहीं होता है। बस इसी का नाम है स्ट्रेसिस। ये ग्रीक भाषा के हेस्टिरोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पिछड़ जाना या पीछे रह जाना। यही परिपथ में अवशिष्ट चुंबकत्व को निर्धारित करता है और इसी से पदार्थ में स्ट्रेसिस हानि डिसाइड होती है। स्ट्रेसिस हानि ज्ञात करने के लिए जिस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं उसको स्टेनमेंटज फॉर्मूला बोलते हैं। स्ट्रेसिस हानि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, कोर के मटेरियल पर यह निर्भर करती है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है ना। कोर के लिए आपने पदार्थ कौन सा लिया है इस पर यह डिपेंडेड होगा। मोटे मोटे सवाल स्ट्रेसिस हानि के बारे में यही आते हैं, ठीक है। और अवशिष्ट चुंबकत्व जो समाप्त करते हैं उसको मैग्नेटिक डिगेजिंग बोलते हैं। समाप्त करने के लिए जो बल लगता है उसको निग्राहिता बल बोलते हैं, ठीक है। निग्राहिता का सवाल आ सकता है, कोअर्सिविटी बोलते हैं ना। और ये जो प्रक्रिया होती है निग्राहिता बल के कारण जो शक्ति लगती है उसको मैग्नेटिक डिगेजिंग बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल, फॉर्म फैक्टर का मान कितना है साइन वेव एसी के लिए? चलो मैं फटाफट से आपको चारों पूछूंगा भाई, जिनको याद है लिख दो। साइन वेव का लिखो, स्क्वायर वेव का लिखो, ट्राइंगल वेव का लिखो और हाफ वेव का लिखो। बताओ भाई। और पहले तो फॉर्म फैक्टर का मुझे रेशियो ही बताओ। फॉर्म फैक्टर किन का अनुपात है, याद है क्या? फॉर्म फैक्टर आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है। तो एक शब्द तो ये लिखा जाता है आरएमएस, और दूसरा, अब आरएमएस मान को हम प्रभावी मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभावी मान। तो इसकी जगह आपको इंग्लिश में इफ़ेक्टिव और हिंदी में प्रभावी लिखा हुआ मिल सकता है। और औसत मान को मीन वैल्यू भी बोलते हैं, और मीन वैल्यू को हिंदी में मध्य मान बोलते हैं,
तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हो सकता है, या फिर इंग्लिश में दूसरा ऑप्शन इफेक्टिव वैल्यू और मीन वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ सभी के बताता हूँ। साइन वेव का होता है 1.11, स्क्वायर वेव का होता है इकाई, त्रिभुजाकार वेव का होता है 1.15 और हाफ वेव का होता है 1.57। दोस्तों 2 फॉर्मूले याद रखो, 4 ये मान याद रखो, चारों इम्पोर्टेंट है। अब देखो पेपर में एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आ गया कि वो कौन सा वेव है जिसमें आरएमएस मान और औसत मान बराबर होते हैं, तो वो स्क्वायर वेव है, क्योंकि इसमें फॉर्म फैक्टर का मान कितना आया, 1 आया। साथियों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़ करके इनको इजी बना लिया, अच्छे से आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको इजी लगते हैं। बाकी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, हर एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकते हैं ये। आइए ज़रा अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में दोनों समान रीडिंग देंगे तो पावर फैक्टर कैसा होगा, तो पावर फैक्टर इकाई होगा। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों मैंने थ्योरी की क्लास दी हुई है कंप्लीट, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर भी एक बार और बता दूं मैं, फेज अंतर 0, पावर फैक्टर इकाई, तो दोनों वाट मीटर W1 बराबर W2। फेज अंतर 0 से 60 डिग्री के बीच यानी 59 डिग्री तक हो तो पावर फैक्टर का मान 0.5 से इकाई के बीच होता है, यानी 1 से कम होता है। ऐसे में दोनों वाट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव होती है लेकिन अलग अलग होती है। 60 डिग्री होने पर पावर फैक्टर का मान 0.5 होता है। 1 वाट मीटर की रीडिंग 0, 1 वाट मीटर कुल रीडिंग देता है। इसी तरह से फेज अंतर 61 डिग्री से 89 तक होने पर पावर फैक्टर का मान 0.5 से कम होता है। 1 वाट मीटर विपरीत रीडिंग देता है और 1 पॉजिटिव रीडिंग देता है। फेज अंतर 90 डिग्री होने पर पावर फैक्टर 0 और दोनों वाट मीटर की रीडिंग 0 होती है या फिर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होती है। चलिए अगला सवाल, ये न्यूमेरिकल है भाई, करो फटाफट से कैलकुलेशन। क्या पूछ रहा है आपसे, आर दिया हुआ है 5 ओम, एक्सएल दिया हुआ है 36 ओम, एक्ससी दिया हुआ है 24 ओम, सीरीज आरएलसी सर्किट है, इम्पीडेंस निकालना है। बहुत ही आसान सा है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तब तक आप कैलकुलेशन कर दो। वैसे मुझे तो उत्तर इसका याद है, क्योंकि कैलकुलेशन बार बार अगर आप हाथ से करोगे ना तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी वो कैलकुलेशन। ठीक है, देखो इन दोनों का पहले अंतर कर लेना होता है। ये है 36, ये है 24, अंतर आएगा 12। 12 की स्क्वायर करोगे तो आएगी 144, 144। आर है 5, 5 की स्क्वायर करोगे 25, 25 और 144 को जोड़ोगे ना ये आता है 169, और 169 का जब अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 13 ओम। ये रहा आपके सामने सी, उत्तर बिल्कुल सही है। अब बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं। आ सकता है दोस्तों इस तरह का पेपर में क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो वो आपसे परिपथ में पावर फैक्टर भी पूछ सकता था, तो फिर R/Z कर देते, यानी 5/13 कर देते, उत्तर आ जाता लगभग 0.38 या 39 के आसपास आएगा। वो आपसे परिपथ की करंट भी पूछ सकता है, तो V/Z कर देना। वोल्टेज ये देखो यहाँ दे रखी है, ये 240 वोल्ट और Z आया था 13, भाग दे देते लगभग 19 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो आप, एक ही सवाल में वो कई सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, और परिपथ की करंट निकालने के बाद हो सकता है वो आपसे तीनों की अलग अलग ड्रॉप भी पूछ लेवे, कुछ भी संभव है। खैर एक सवाल दे करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें मैंने आपको कई बार बताया है। अगला सवाल, RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कब होता है। बहुत सिंपल है, ये तो आप सभी जानते हो ना, XL XC के बराबर हो जाए। बिल्कुल बी उत्तर सही है, प्रेरणिक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए, कर देना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, सभी जानते हो इसलिए ज़्यादा इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं फिर भी और चीज़ें बताता हूँ। परिपथ जब रेजोनेंस होता है तो पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है, ये ध्यान रखना। चाहे वो सीरीज रेजोनेंट हो या समांतर रेजोनेंट हो, पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। फेज अंतर 0 माना जाता है, परिणामी प्रतिघात हमेशा 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, और आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि 2 ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। असेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन, ठीक ठाक है ना, बता सकते हो कि नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ, इस ऑप्शन के अलावा
जो और शर्तें हैं प्लीज़ उनको भी आप कमेंट करके मुझे बताओ। सी उत्तर सही है, नो डाउट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फेज सीक्वेंस एक समान होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इसके अलावा और भी होती है, वो बताओ कौन कौन सी है भाई, याद आया? हाँ, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, प्रति फेज प्रतिबाधा इम्पीडेंस का मान समान होना चाहिए, और वोल्टेज रेशियो का मान समान होना चाहिए, ठीक है। लगभग ये 4 शर्तें ट्रांसफार्मर के बारे में ली जाती है। आप सभी का सी उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही आया है। चलिए 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कौन सी 3 फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज नापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल तार की आपको आवश्यकता पड़ेगी? ठीक क्वेश्चन है। पहले तो मुझे ये बताओ, फेज वोल्टेज किन के बीच मापी जाती है? पहला कमेंट तो ये करो, बाद में इसका उत्तर करना। साथ ही मुझे लाइन वोल्टेज किन के बीच मापी जाती है वो भी बताना। देखो भाई, फेज वोल्टेज जो होती है ना, वो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच होती है। जैसे आर और एन के बीच में, वाई और एन के बीच में, बी और एन के बीच में। इसी तरह से जो लाइन वोल्टेज होती है ना, वो 2 फेज़ों के बीच में होती है। जैसे आर और वाई के बीच में, वाई और बी के बीच में, बी और आर के बीच में। समझ गए ना? अब हमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज का मापन करना है, तो देखो सीधी सी बात है, कृत्रिम न्यूट्रल यानी अलग से न्यूट्रल हमें लेकर आना पड़ेगा, आर्टिफिशियल न्यूट्रल लेकर आना पड़ेगा। कहाँ लेकर आना पड़ता है? देखो मैं बताऊँ, ए और बी तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्टार संयोजन है और स्टार में न्यूट्रल ऑटोमेटिक बनता है। अगर न्यूट्रल को यूज करेंगे तो वो 4 वायर सिस्टम हो गया, और न्यूट्रल को यूज नहीं कर रहे तो वो 3 वायर सिस्टम हो गया। जैसे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में केवल आर वाई बी, मोटर को 3 फेज़ ही देते हैं, न्यूट्रल देते नहीं है। बैलेंस लोड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होती है 3 फेज़ मोटर। और 4 तार प्रणाली में न्यूट्रल साथ में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 तार डेल्टा सिस्टम के अंतर्गत क्या है, ठीक है ना। और देखो 4 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम, तो 4 तार वाले में तो क्या हो रहा है कि न्यूट्रल साथ में आ गया, डेल्टा बनाया हुआ है और न्यूट्रल साथ में ले आए सिस्टम से ही। लेकिन 3 तार वाले में हमें लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो तीनों तार है वो केवल फेज़ों के हैं, न्यूट्रल है नहीं, ना ही चौथा कोई वायर आया। सो दैट आपको सी उत्तर करना है। 3 तार डेल्टा सिस्टम आपका उत्तर रहेगा। जिनका भी सी कमेंट आया बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों करते हैं? देखो मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर में जनरली कोर 3 धातुओं की होती है, सिलिकॉन स्टील, फेराइट कोर और एयर कोर, ठीक है ना। इस सिलिकॉन वाली को आयरन कोर बोलते हैं, लोहे कोर बोला जाता है, ठीक है, और कोई बात नहीं। और एयर कोर का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। देखो सिलिकॉन का लेते हैं पावर ट्रांसफार्मर के लिए, यानी जिनमें शक्ति ज़्यादा रहती हो और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहती हो, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। फेराइट कोर आता है मध्यम फ्रिक्वेंसी वालों के लिए, या यूँ कहें हायर फ्रिक्वेंसी के लिए। एयर फ्रिक्वेंसी होती है अल्ट्रा हायर, एयर कोर होती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वालों के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कोर लॉस होता है ना, वो कोर में ही होता है, वो फ्रिक्वेंसी के समानुपाती, एडी करंट आनी फ्रिक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है। ए ऑप्शन करेंगे, कांस्टेंट लॉस कम करने के लिए। फेराइट कोर जो होगी ना, इसमें लोहा हानियाँ कम होती है। बिल्कुल ए उत्तर जिसका भी आया है कमेंट, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करेंगे? कॉपर लॉस कैसे ज्ञात किया जाता है? बहुत साधारण सा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को पता ही होगा सभी को। हाँ, सी उत्तर सही है। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर यहाँ आयरन लॉस वाला मामला होता तब कौन सा करते भाई, कौन सा करते? वेरी गुड, तब डी आ जाता है ना। आयरन लॉस के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो कॉपर के लिए है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये बताओ मुझे, अगर सवाल ये दे दे कि नो लोड टेस्ट क्यों किया जाता है, फिर क्या करते भाई? तो अगर नो लोड में
आयरन लॉस का ऑप्शन हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें दूसरा ऑप्शन आता है मैग्नेटाइजिंग करंट वाला, ठीक है। और वो क्रिकल टेस्ट क्यों करते हैं, स्लज टेस्ट क्या होता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने बताया हुआ है ना, करवा रखा है। ऑयल में वाटर कंटेंट कितना होता है उसके बारे में भी ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों, उदासीन संयोजन यानी न्यूट्रल कनेक्शन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। थोड़ा सा उल्टी लैंग्वेज में पूछा है इसने हिंदी में। सवाल ये पूछ रहा है कौन सा एनर्जी मीटर न्यूट्रल के साथ काम करेगा। देखो सीटीपीटी तो कोई ऊर्जा मीटर है ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भाग है ये तो हो नहीं सकता। 3 फेज और 3 ही एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट का मतलब होता है सीटी से। 3 सीटी है तो तीनों एक एक फेज पर लगी हुई है, न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है। 3 फेज और 2 एलिमेंट वाले में भी क्या होता है कि जो सीसी होती है वो तो दोनों फेजों पर होती है, और जो बाकी भी पीसी होती है ना वो तीसरे फेज पे जुड़ जाती है। यहाँ भी न्यूट्रल का कोई काम नहीं है, तो न्यूट्रल कहाँ बचा, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। एक तार और एक ही एलिमेंट सिंगल फेज में एक ही एलिमेंट जब हो ना तो वो फेज और न्यूट्रल के बीच जोड़ा जाता है। सी उत्तर हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आप में से भी जिन जिन का आंसर सी आ रहा था वो बिल्कुल सही उत्तर है। आप बहुत अच्छे स्कोर की तरफ जा रहे हो। 39वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम क्या होता है। माय डियर 3 क्वेश्चन याद रखना, कंजर्वेटर, ब्रीदर और बकोलज रिले। और ब्रीदर से सिलिका जेल का क्वेश्चन आता है, उसको भी ध्यान रखना। ब्रीदर, सिलिका जेल, बकोलज रिले और कंजर्वेटर, ये सेफ्टी डिवाइस या प्रोटेक्शन डिवाइस की श्रेणी में आती है और इसमें तीनों याद रखना, ठीक है। अभी तो क्या आएगा, कंजर्वेटर जो होता है ना ये तेल के प्रसार और संकुचन के कारण एक एक्स्ट्रा पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है। डी उत्तर करेंगे। अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, भार में परिवर्तन के कारण ऑयल में भिन्नता आती है, उसको ये विस्तार को अनुमति देता है। लेकिन देखो अब और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नमी के प्रवेश को रोकना, ये कब करते माय डियर, वेरी गुड, जब क्वेश्चन ब्रीदर के बारे में होता तो ए ऑप्शन करते। और अगर आंतरिक फॉल्ट से बचाव करने के लिए है इस तरह से आता तब अपन बकोलज रिले करते। और सिलिका जेल वाला तो याद रखना ही है ना। हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बता दो फटाफट से। फूड मिक्सर में किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर होती है। चलिए सबको याद होगा ये तो। मुझे ये बताओ कि आपको एग्जाम्पल देने पड़ जाए तो और कैसे कैसे लिखोगे, मतलब यूनिवर्सल मोटर और कहाँ कहाँ उपयोग में ली जाती है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन का तो उत्तर ए है, कोई दिक्कत नहीं है। फूड मिक्सर जो है उसमें यूनिवर्सल मोटर होती है, लेकिन ये बताओ यूनिवर्सल मोटर और कहाँ कहाँ होती है, ये कमेंट करके मुझे बताओ। तो कई सारे ऑप्शंस आप इसमें और भी देख सकते हैं। पोर्टेबल ड्रिल मशीन हो गया, सिलाई मशीन हो गई, और भी इस तरह के। और क्या विशेषता होती है इस मोटर की, एसी डीसी दोनों पर एक समान रूप से परिचालित हो सकती है। 2 वाइंडिंग होती है, एक को बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरे को बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। दोनों सीरीज़ में कनेक्ट होती है, जुड़ी रहती है। एकमात्र यही मोटर ऐसी होती है जो 3000 आरपीएम से ऊपर भी रन कर सकती है, इंडक्शन मोटर होते हुए भी। लगभग इसकी गति 3000 आरपीएम से लेकर 14000 आरपीएम तक होती है, जबकि जनरली इंडक्शन मोटर जितनी भी होती है उनकी गति 3000 आरपीएम से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में 2 पोल 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ये एक क्राइटेरिया होता है। पोल 2 से कम हो नहीं सकते और भारत में फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज फिक्स है, निर्धारित है। ए उत्तर जिनका भी आया बिल्कुल सही उत्तर आया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से है अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को पुटअप किया है जो एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हो। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा सा है, बिल्कुल सी उत्तर आएगा, नाइक्रोम है। लेकिन मुझे ये बताओ नाइक्रोम किन का मिश्रण है, किस किस से मिलकर बनता है और उनका रेशियो कितना होता है, दोनों कमेंट करो फटाफट। तब तक मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। चांदी, स्टार्टर, कॉन्टेक्टर, इन सब के कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाने के काम आती है। रिले, स्टार्टर और कॉन्टेक्टर, इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाने के काम आता है। तांबा वाइंडिंग वायर के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।
एल्यूमिनियम के चालक तार भी बनाए जाते हैं और एल्यूमिनियम बस बार बनाने में भी काम में आता है। तांबा इन सब की चालकता की दृष्टि से अगर देखें तो नंबर 2 पर है। चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है, उसके बाद तांबा आता है। तो नाइक्रोम वाला क्या किया है आपने समझ गए होंगे सभी। निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोटर की आरपीएम नापने के लिए किस मीटर का उपयोग करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। गति नापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। वैसे कुछ एक मीटर दूसरे और भी है, उनके बारे में ध्यान रखना। एक तो पायरोमीटर का याद रखना, उनके बारे में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों के बारे में ध्यान रखना, इनका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ तो सही है, हमारा ए उत्तर रहेगा। टेकोमीटर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ठीक क्वेश्चन है। एनर्जी मीटर में डिस्क है, बिना किसी लोड के लगातार घूर्णन कर रही है। बताइए एनर्जी मीटर में किस प्रकार की त्रुटि है, कौन सा एरर है। देखो, इंडक्शन मीटरों में डिस्क तभी रोटेट करनी चाहिए ना जब लोड हो। बिना भार के भी करती है तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग एरर। कोई दिक्कत नहीं है, डी उत्तर आप सभी का सही है। लेकिन मुझे ये बताओ क्रीपिंग एरर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और फिर इसका निवारण भी पूछूंगा मैं आपसे। कोई एक कारण लिखो आप अपना। एक तो ये कारण है इसका कि पीसी का लगातार ऊर्जित होना, क्योंकि प्रेशर कॉइल समांतर में जुड़ती है फेज न्यूट्रल के बीच, और इसको फेज न्यूट्रल दोनों मिलते हैं। दूसरा होता है डैम्पिंग मैग्नेट का संयोजन सही नहीं होना। अवमंदक चुंबक होती है ना जो, उसको रोकने का काम करती है। अगर उसके मैग्नेट का, क्योंकि वो डिस्क की परिधि के किनारों पर होनी चाहिए, अगर वो खिसक कर मध्य भाग की तरफ आ जाती है तो फिर वो पूरी तरह से ब्रेक मैग्नेट लगा नहीं पाती है। और तीसरा होता है घर्षण का ओवर कंपनसेट कर जाना, अति भरपाई हो जाना घर्षण की, फिर वो घर्षण के कारण भी घूमने लग जाती है। और इसका निवारण जो है वो शायद अगले क्वेश्चन में ही आ जाएगा, तो ज़्यादा उस पर है नहीं बात करने की। ये रहा अगला क्वेश्चन, उसका निवारण ही है। मुझे नहीं लगता कि फिर हम इस पर टाइम देवें क्या इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 छेद आमने सामने जो किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं। डी उत्तर है। फिर इसी का तो कारण है, क्रीपिंग एरर को दूर करना है, क्रीपिंग एरर को रोकना है, जो क्रीपिंग त्रुटि हो रही है उसको होने नहीं देना है। इससे क्या होता है कि मैग्नेट जो होता है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। चुंबक का जब सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो हानि जो है वो स्वतः ही रुक जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक मापी यंत्र में जो त्रुटि आती है उस त्रुटि का नाम क्या है। बहुत सिंपल से है ना, मैं आपको एक एक करके सारे बता देता हूँ। डिवाइस एरर का मतलब होता है मीटर की खुद की गलती होना। जैसे एम्पियर मीटर अगर है, उसकी सुई पहले से ही 5 एम्पियर पर है, मान लीजिए 0 पर है ही नहीं। जैसे लोड आया, करंट हो गई 7 एम्पियर। एक्चुअल में तो लोड करंट 2 एम्पियर ही है ना, पर ये तो 7 एम्पियर दिखा रहा है। ये है डिवाइस एरर। ह्यूमन एरर होता है जैसे सिलेक्शन गलत कर देना। एम्पियर मीटर धारा नापने के लिए यूज करना था, उसको वोल्ट मीटर लगा दिया धारा नापने के लिए सीरीज में, गलत हो गया। दूसरा, रीडिंग लेने में गलती कर दी आपने। साइड में खड़े होकर रीडिंग ले रहे हो, 7 एम्पियर की जगह आपको 8 एम्पियर नज़र आ रहा है, या 7 एम्पियर की जगह 6 एम्पियर ही नज़र आ रहा है, ह्यूमन एरर कहलाता है। और ये जैसे इस सवाल में पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, दोलन के कारण, ताप के कारण, नमी के कारण, इस तरह के प्रभावों के कारण जो एरर आता है उसे इन्फ्लुएंस एरर, प्रभावी त्रुटियां कहा जाता है। स्विचिंग एरर होता है मीटर की स्विचिंग में गलती कर देना। ठीक है, स्विचिंग एरर मतलब है कि मीटर को आप सही तरीके से स्विच नहीं कर पाए, यूज़ नहीं कर पाए। तो हमारा अभी यहाँ पर सी उत्तर है, और ये बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर है। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। एकीकृत इक्विपमेंट पूछा है, ध्यान से समझना। तो मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इंटीग्रेटिंग, पहली बात तो ये ध्यान रखना
सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का एक प्रकार है। इंस्ट्रूमेंट होते हैं दो, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे भी बोल सकते हो आप। जो एब्सोल्यूट होते हैं उनमें तो आता है जैसे टेजेंट, गैल्वेनोमीटर, फेज टेस्टर, कंपास, नीडल, ये हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग में वो होते हैं सेकेंडरी यंत्र के ऐसे मीटर जो अपने कार्यकाल के दौरान कुल रीडिंग दर्शाते हैं, जैसे एनर्जी मीटर हो गया, गाड़ियों का ओडोमीटर हो गया जो किलोमीटर नापता है, और जैसे वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर, वाट मीटर है, तो ये आते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। इंडिकेटिंग का मतलब होता है सूचक मापी यंत्र। बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं बताइए। अगर सहमत हो तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना, अगर नहीं दबाया है तो। अगला सवाल, सिंगल फेज ऊर्जा मीटर किस प्रभाव पर आधारित होता है? बहुत ही आसान सा है। एनर्जी मीटर जो होता है ना, वो सिंगल फेज वाला है, तो नाम से ही पता लग रहा है इंडक्शन प्रभाव पर ही काम करेगा। और एनर्जी मीटर वास्तव में हमारे इंडक्शन एनर्जी मीटर ही सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। डीसी के भी एनर्जी मीटर होते हैं, जैसे फेरेंटी एम्पीयर मीटर हो गया, कम्यूटेटर मर्करी मोटर मीटर हो गया, यानी डीसी में फेरेंटी वाट घंटा और एम्पीयर घंटा 2 मीटर होते हैं, है ना। सिंगल फेज एसी वाला आएगा तो इंडक्शन सिद्धांत ही आएगा। बी ऑप्शन ही करना है हमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल दोस्तों काफ़ी अच्छा है। सवाल कह रहा है कि मेगर यूज नहीं कर रहे फिर भी उसका पॉइंटर 0 पर नहीं आया, भाई बताओ क्यों? मैंने बताया ना, मेगर का पैमाना अनंत से शून्य की ओर होता है, और जब काम में नहीं ले रहे होते हैं ना, तो इसकी सुई अनंत के आसपास होती है, जनरली कहीं भी हो सकती है, लेकिन शून्य पर नहीं होती है। शून्य कब आता है? जब या तो आप इसकी दोनों लीड को आपस में शॉर्ट करवाओगे तब, या फिर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस नापने जिसका रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम हो। लाखों ओम में मापता है ना ये, तो ये जनरली 100-200 ओम को 0 ही दिखाएगा। बिना उपयोग के ये 0 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसमें कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है। इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क। इसमें कोई कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होती है, कोई ऐसा पॉइंटर नहीं होता है, स्प्रिंग नहीं होता है जो इसको वापस शून्य पर ले आए, इसलिए जहाँ रुकना है वहीं रुकेगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? ठीक है, प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई पूछ रहे हैं, तो प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई तो होती है ल्यूमन। मैं आपको सारी बता देता हूँ, सुन लो। लक्स जो है ये होती है प्रदीप्ति की इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूमिनेशन। ये प्रदीप्ति की इकाई है, यानी इल्यूमिनेशन की इकाई है। ये प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई है। कैंडला प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई है, ज्योति तीव्रता की इकाई है। और ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर और लक्स एक ही बात है, और दोनों बराबर भी होते हैं, यानी ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर भी इल्यूमिनेशन की ही यूनिट होती है। इल्यूमिनेशन फ्लक्स और इल्यूमिनेशन में फ़र्क है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी पूछ लिया मैंने, ल्यूमिनस एफिशिएंसी की इकाई क्या है? दक्षता जो है ना, ल्यूमन प्रति वाट में होती है। बाकी इकाइयाँ तो मैंने सारी करवा ही दी आपको। दक्षता एकमात्र इसी की दक्षता ऐसी है जो ल्यूमन प्रति वाट में, बाकी किसी की नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। 51वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, औद्योगिक 2 ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम कैसे करोगे? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव का मतलब होता है जो घूमती हुई मशीनें होती है ना, वो उल्टी दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती है। कहते हैं कि दोनों में से किसी एक के सामने सीरीज में आप कैपेसिटर को लगा दो, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सी ऑप्शन करना है आपको इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है दोस्तों कि फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? मैं आपको एक एक करके 3 बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर इसने केवल फिलामेंट पूछा है, तो ये ध्यान रखा करो जब भी क्वेश्चन आए इनकैंडिसेंट लैंप का बताया करो। इनकैंडिसेंट लैंप में भी फिलामेंट लैंप टंगस्टन फिलामेंट लैंप वाले को ही बोलते हैं। मैं सारे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कार्बन फिलामेंट लैंप अगर आ जाए तो उसका होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिलामेंट लैंप आ जाए वैक्यूम टाइप वाला तो उसका होता है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड।
और उसके बाद में फिलामेंट लैंप। अगर गैस फील्ड यानी गैस भरा लैंप आ जाए तो उसका होता है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों का याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अच्छा, फिलामेंट किस धातु का बना होता है ये कमेंट करके बताओ भाई। हाँ, लैंप का फिलामेंट किस धातु का है? वेरी गुड, टंगस्टन का होता है। क्या क्या गुण होने चाहिए इसमें? उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न ऊष्मीय प्रसार गुणांक। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो है वो कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में कि डाइवर्सिटी फैक्टर का सही सूत्र कौन सा है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और फटाफट से कीजिए अपना उत्तर, क्या उत्तर इसका सही बनता है। चलिए, जिनका भी यहाँ पर उत्तर आ रहा है देख लीजिए फटाफट से। तो सी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। डाइवर्सिटी इज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मिनिमम एक्चुअल लोड टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कम से कम वास्तविक भार कितना था और आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, स्थापित भार कितना है। सी उत्तर अपना यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अर्थ प्रतिरोध नापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति देने का कारण क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, तब तक मैं आपसे दूसरी चर्चा करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अर्थ रेजिस्टेंस नापने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको अर्थ टेस्टर बोलते हैं, और मेगर जो होता है उसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के काम में लेते हैं, इसलिए उसको इंसुलेशन टेस्टर बोलते हैं। अर्थ टेस्टर में एसी होता है, जबकि मेगर में यानी इंसुलेशन टेस्टर में डीसी होता है। हमने अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर को डीसी क्यों नहीं दिया, सवाल यहाँ पर ये है। इसमें एक सिंक्रोनस कन्वर्टर लगा होता है। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर फॉल ऑफ पोटेंशियल के सिद्धांत पर काम करता है। थ्योरी की क्लास इस पर मैंने लगाई हुई है, कंप्लीट वो क्लास देखो ताकि आप और बेहतर समझ सकें। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो हमारे अर्थ रेजिस्टेंस के चारों ओर की मिट्टी है ना, तो इस मिट्टी में केमिकल पाए जाते हैं, रसायन पाए जाते हैं, लवणता पाई जाती है। और जब केमिकल होंगे तो सीधी सी बात है, केमिकल डीसी सप्लाई के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं देंगे। जब किसी अम्लीय विलयन यानी रसायन को डीसी मिलती है तो सीधी सी बात है उसमें वैद्युतिक अपघटन इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। वैद्युतिक अपघटन के कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा जो कि अपनी नई क्रिया कराना शुरू कर देगा। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ एसी दे दो। एसी से क्या है, केमिकल एक्शन नहीं होता। डी उत्तर सही रहेगा। अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही उत्तर आया है। आप में से डी उत्तर जिसने भी किया है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, इसका मतलब। अगला सवाल है कि अर्थ प्रतिरोध को कम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। अर्थ इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, नमी की मात्रा बढ़ा दें, चारकोल साल्ट का यूज करते रहें, और दो अर्थ को समांतर में भी जोड़ दिया जाए। प्रोवाइड डबल अर्थिंग, दो अर्थ अगर समांतर में लगाएंगे तो अर्थ का रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ मेगर का दोबारा उपयोग पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन में तो शायद ज़्यादा वक्त देने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है ये पूछा है, बता दोगे ना? बताओ फटाफट से। हाँ, तो क्या करेंगे, बी उत्तर बिल्कुल सही करेंगे। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट आता है। वाइंडिंग में पोलैरिटी जांच करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, मैग्नेटिक कंपास का, चुंबकीय सुई का उपयोग करेंगे। और बाकी अर्थ वाला रेजिस्टेंस नापने के लिए फिर अर्थ टेस्टर है ही हमारा वो। तो अगला सवाल है एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का काम क्या है। पहले तो ये सुनो, एमसीबी पूरा नाम तो जानते ही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। बड़ी बात यह है कि एमसीबी एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों में प्रोटेक्शन देता है, जबकि बहुत सारे ब्रेकर ऐसे नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों फंक्शन होते हैं। ये थर्मल वाला प्रोटेक्शन भी अपने अंदर रखती है और ये मैग्नेट वाला भी अपने अंदर पोर्शन रखती है। शॉर्ट सर्किट के कारण जब अचानक धारा बढ़ती है तो इसकी कॉइल उत्तेजित होती है और प्लंजर को खींचकर नीचे की तरफ ट्रिप करा देती है। लेकिन जब करंट धीरे धीरे बढ़ती है
तो इसमें एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है जो हमारे थर्मल ओवरलोड रिले में काम करती है ना, ठीक वैसा ही फंक्शन होता है। ये उत्तर आएगा ओवरलोड प्रोटेक्शन। बायोमेट्रिक स्ट्रिप जब भी आए ना, समझ जाओ ये धीरे धीरे ऑपरेशन वाला होता है। जैसे थर्मोस्टेट हो गया, थर्मल ओवरलोड रिले हो गई, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, अर्थ प्रतिरोध का उपयोग करके अर्थ प्रतिरोध मापन के लिए क्या, ये तो सेम वापस वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने किया था। डी उत्तर आएगा अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, इसको नहीं करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। ECC का पूरा नाम पूछा है आपसे, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है ना, ठीक है। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, सभी जानते ही हो। बी उत्तर आएगा, इसमें टाइम क्यों लगाएं, फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ अगला सवाल देखिए, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है, कौन सी एसेसरीज में आता है, कंट्रोलिंग, होल्डिंग, सेफ्टी या आउटलेट। तो फ्यूज किस में आएगा, प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, सेफ्टी डिवाइस की श्रेणी में आएगा। सीरीज में लगता है ये हमेशा फेज तार पर ही लगेगा, है ना। DC है तो प्लस माइनस दोनों पर लगेगा, नहीं तो AC में केवल फेज पर ही लगेगा। AC में न्यूट्रल पर क्या लगाते हैं हम, लिंक लगाते हैं। दारा के उसमें सिद्धांत पर यह काम करता है और कई तरह का होता है, कार्ट्रिज फ्यूज, HRC फ्यूज वगैरह वगैरह। अगला सवाल है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे, क्लीट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, PVC कंड्यूट और मेटल कंड्यूट। देखो टेम्परेरी वायरिंग का जब भी सवाल पूछे तो क्लीट वायरिंग ही आएगा, सभी जानते ही हैं। चीनी मिट्टी के क्लीट बने होते हैं, फ्लेक्सिबल तार का उपयोग करते हैं और सीधे सीधे इसको लगा देते हैं, है ना। तो बस दोस्तों यही थे आज के लिए क्वेश्चन, लगभग 60 से ऊपर क्वेश्चन हमने इसमें करवाए हैं। बस इस पर आप रिस्पॉन्स अच्छा देना, सभी लाइक करना, शेयर करना, और फाइनल क्लास कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके बताना आपका स्कोर कैसा रहा, आपको क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पर जब रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो नई क्लास बहुत जल्दी इसी तरह की आपको देंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पर देंगे, फिर इलेक्ट्रीशियन के और भी आपको मैराथन क्लासेस देंगे। निवेदन रहेगा लाइक शेयर का, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।